हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 में लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटर में जो पावर जनरेट होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसी वोल्टेज applied to series LCR सर्किट। सीरीज LCR सर्किट में जब एसी वोल्टेज हम अप्लाई करते, ठीक है, तो कौन सी सिचुएशन बनती है? तो सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसमें एसी वोल्टेज होगा, उसका EMF E है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये हो गया कैपेसिटेंस, और यहाँ पे इंडक्टर। सीरीज LCR सर्किट, तीनों कंपोनेंट एक दूसरे से सीरीज में है कि नहीं? तो यहाँ पे as shown in figure AC voltage is applied to L, C and R. So the potential difference of these three components is given by total voltage is equal to VR। पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, फिर इंडक्टर का, और लास्ट में कैपेसिटेंस का। एज पर ओम्स लॉ हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। V का फॉर्मूला L के फॉर्म में अगर लेना हो तो L di/dt, और लास्ट होगा Q/C। Q/C, ठीक है। इसमें जो आपको IR दिया है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब ये दोनों के बीच का कितना होगा? यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं IR जितना होगा, कैपेसिटेंस के बीच में कितना होगा? तो कि भाई Q/C होगा, ये हो गया Q/C, ठीक है। और यहाँ पे इंडक्टर जो है वहां पे बेटा कितना होगा? L di/dt, L di/dt। तो ये तीन कंपोनेंट्स के बीच का ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तीनों का सम करोगे तो हमें टोटल पोटेंशियल मिलेगा, टोटल वोल्टेज जो हमारा सोर्स है वो हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। नाउ फेजर डायग्राम, रिलेशन बिटवीन फेज यही क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। एक तो फेजर डायग्राम, रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और दूसरा है डिफाइन इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है वो डिफाइन कीजिए, ठीक है। फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करना है और साथ में इम्पीडेंस भी क्या होता है वो भी साथ में यहाँ पे हमें डिफाइन करना है। तो देखो, पहले तो एक क्वेश्चन जब भी आए
सीरीज एलसीआर सर्किट में तो आपको ये डायग्राम तो सेम ही ड्रॉ करना है। और पोटेंशियल डिफरेंस तो हम जानते हैं, तो वोल्टेज अक्रॉस दिस सर्किट, फिर से आपको वही फॉर्मूला लिखना है कि टोटल वोल्टेज V होता है विच इज द समेशन ऑफ VR, VL एंड VC। क्लियर? VR, VL और VC, ये तीनों का क्या होगा बेटा? समेशन होगा। अभी हम एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसमें तीनों का रिलेशन होगा। फेजर डायग्राम देखो, इस बार तीन कंपोनेंट्स है, तो तीनों कंपोनेंट्स को एक साथ में लेके हमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे पहले डायग्राम बना देते हैं। पहले रजिस्टर के लिए, चलो, तो इसमें आपको पता है कि ये V है और V को फॉलो कौन करता है? I फॉलो करता है, राइट? तो यहाँ पे I लिख देंगे। अभी कैपेसिटेंस में क्या था? जो I था वो V को क्या कर रहा था? लीड कर रहा था। बट कौन सा V? कैपेसिटेंस का V। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटेंस, इसमें I जो है वो V को लीड कर रहा था, कितने एंगल से? π/2 एंगल से। तो ये π/2 एंगल हो गया, और I देखो लीड कर रहा है VC को, ठीक है? और इस साइड पे इंडक्टर था, उसका वोल्टेज, उसमें जो I था वो V को लेग कर रहा था, मतलब ये पीछे है, I पीछे है V से, कितने? 90 डिग्री पे। ये हो गया 90 डिग्री। तो ये रिलेशन हो गया, फेज डायग्राम हो गया, ठीक है? अभी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनेगा, वो फेज कितना मिलेगा आपको? ओमेगा टी प्लस फाइव जितना। तो यहाँ पे आपको लिखना है ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये हो गया फेज डायग्राम। यहाँ पे कैपेसिटर के लिए वोल्टेज, यहाँ पे इंडक्टर के लिए वोल्टेज, और यहाँ पे रजिस्टर के लिए वोल्टेज, ठीक है? यहाँ पे लिख देते वी आर, इंडक्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर। ये हो गया फेजर डायग्राम या तो फेज डायग्राम। अभी देखो, एम्पलीट्यूड अगर लेना हो, एम्पलीट्यूड ऑफ फेजर, एम्पलीट्यूड ऑफ फेजर, तो फर्स्ट लेंगे यहाँ पे एम्पलीट्यूड V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। पहले यहाँ पे लिखते हैं Vm इज इक्वल टू आई एम आर, राइट? यहाँ पे रजिस्टर के लिए लिख रहे हैं तो वी आर लिख देते हैं, इंडक्टर के लिए VL और कैपेसिटर के लिए VC। ओके, चलो, तो यहाँ पे क्या होगा? IM तो रहेगा ही, बट यहाँ पे इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, मतलब XL, और यहाँ पे कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा XC, राइट? तो ऐसे तीन वैल्यूज जो है वो आपको अज्यूम करनी है, जिसमें V, अभी एम्पलीट्यूड हमने M के रिस्पेक्ट में लिया है, इसलिए VRM लिखेंगे, VLM लिखेंगे और VCM लिखेंगे, ठीक है? चलो, अभी एम्पलीट्यूड वाइज उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं।
तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी आई एम की एक लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, और दूसरा होगा कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच का जो रिलेशन होगा। देखो, अगर यहाँ पे मैं कैपेसिटर का वोल्टेज और इंडक्टर का वोल्टेज साथ में कंसीडर करता हूँ तो दोनों का सम होगा, क्योंकि वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे थे, बट एक ही डायरेक्शन में अगर वेक्टर का सम लेंगे तो दोनों का क्या होगा, सम होगा। यहाँ पे वी एम अज्यूम करेंगे, ये हो गया मान लो वी एम, ठीक है। तो ये जो रिलेशन आपको मिलेगा यहाँ पे होगा वी आर एम, यहाँ पे किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए हमने ड्रॉ किया है। तो ये जो दोनों का डिफरेंस मिलेगा आपको, वो मिलेगा वी सी एम माइनस वी एल एम। क्या डिफरेंस मिलेगा, वी सी एम और वी एल एम। ये अगर ओमेगा टी है और ए फाई है तो टोटल ओमेगा टी प्लस फाई अपना जो एंगल था वो यहाँ पे आपको मिल सकता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है कि टोटल अगर v है तो तीनों का वेक्टर सम होगा, मतलब जो vm होगा ये अगर रिजल्टेंट वेक्टर है तो ये तीनों का सम मिलेगा। मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि vm इज इक्वल टू vrm प्लस vcm माइनस vlm, ये तीनों का वेक्टर सम होगा, ठीक है। चलिए इसी रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि तीनों का कॉम्बिनेशन है, हम पढ़ रहे एलसीआर, सीरीज एलसीआर, तीनों का कॉम्बिनेशन है। सो दैट यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी एम, फिर से एक बार, इज ए समेशन ऑफ वी आर एम प्लस वी सी एम माइनस वी एल एम। अभी वी आर एम की वैल्यू तो हमने यहाँ पे लिखी थी, कितनी थी, आई एम आर। ये क्या हो गया हमारे पास, आई एम इंटू एक्सएल और माइनस आई एम इंटू एक्सी, ठीक है। ये टोटल v का हमें फॉर्मूला मिला, ये vm वेक्टर है, ये vm क्या है, वेक्टर। अभी वेक्टर निकाल दो, मतलब अगर मॉड्यूलस लेना हो तो सबका क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर, मतलब एम आर स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको स्क्वायर मिलेगा, और ये जो पूरा रिलेशन है एक्सएल का स्क्वायर आई एम और एक्सी का स्क्वायर होगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया वी एम वैक्टर का होल स्क्वायर, सब में से आई एम स्क्वायर कॉमन, आर स्क्वायर प्लस, इसमें डायरेक्ट ही पूरा ऐसे स्क्वायर लिखे तो भी चलेगा, आई एम एक्सएल माइनस आई एम एक्सी का होल स्क्वायर, क्योंकि क्या है दोनों कंबाइन है, इसलिए कंबाइन टर्म है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा होगा। तो यहाँ पे आई एम स्क्वायर तो कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पहले कैपेसिटर रखा है, बाद में हमने इंडक्टर रखा है, ठीक है। तो C लिखेंगे और यहाँ पे L, तो XC माइनस क्या हो जाएगा, XL का होल स्क्वायर। चलो स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, तो ये सिर्फ VM बन जाएगा, यहाँ पे IM और आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर रेस टू कितना होगा, 1/2, ठीक है। चलो तो IM की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, VM अंडर रूट ऑफ लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ये तो अपना जो करंट का फॉर्मूला था उसके जैसा ही है। तो यहाँ पे Vm डिवाइड बाय आर था, उसकी जगह पे मैं मॉड्यूलस ऑफ जेड लेता हूँ, और यहाँ पे जो जेड है उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस। जेड को बेटा क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, ठीक है।
तो इम्पीडेंस की वैल्यू जब भी आपको पूछी जाए तब आपको याद रखना है R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो इसमें Z जो है वो दो कंपोनेंट से बना हुआ है, R और XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको लॉ ऑफ ट्राइंगल में लेना हो तो कैसे लिख सकते हैं? तो ए हो गया इम्पीडेंस, इसको राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्म में अगर डिनोट करना है तो ए हो गया अपना इम्पीडेंस जेड। यहाँ पे लिखेंगे ए, ये ABC ट्राइंगल लेते और यहाँ पे आपको मिलेगा XC माइनस XL। मान लो कि यहाँ पे कोई फाई है, एंगल कितना है फाई, तो tan फाई की अगर वैल्यू लेनी हो तो अगर फेज आपको फाइंड करना है सीरीज LCR सर्किट में तो tan फाई इज इक्वल टू क्या होता है? ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, मतलब R होगा। सो इसमें से आपको फाई की वैल्यू मिलेगी tan इनवर्स XC माइनस XL और डिवाइड बाय R। तो ए हो गया फेज और ए हो गया जेड का फॉर्मूला। तो सीरीज LCR सर्किट है, मतलब इसमें तीनों कंपोनेंट्स आने चाहिए, रजिस्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा और इंडक्टर भी होगा। और थोड़ा फिर से आपको रिवाइज करवा दे कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस था उसको हम बोलते थे 1/ओमेगा C और इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसको बोलते थे ओमेगा L। ठीक है, और कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए JEE नीट और गुजकेट में सीरीज LCR सर्किट के ऊपर बहुत सारे MCQs पूछे जाते हैं। ठीक है, सो बी प्रिपेयर फॉर इट। ओके, थैंक यू वेरी मच।